60 मोबाइल पशु चिकित्सालय का लोकार्पण कार्यक्रम। सीएम धामी पशु चिकित्सालय का करेंगे लोकार्पण। 10:55 पर डोईवाला में हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज 12 बजे सचिवालय में होगा बैठक का आयोजन। कैबिनेट में कई अहम विषयों पर होगी चर्चा। महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण पर भी चर्चा संभव। उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत। 29 नवंबर से विधानसभा आयोजित होगा सत्र। राज्यपाल ने 29 नवंबर को 11 बजे बुलाया सत्र। 2300 पदों पर अतिथि शिक्षकों की होगी शीघ्र नियुक्ति। चतुर्थ श्रेणी के 3000 एवं बीआरपी सीआरपी के 950 पद भरने के निर्देश। एथलीट मानसी सूरज को मिलेंगे 3 लाख रुपए। सीएम धामी ने की घोषणा, कहा प्रशिक्षण को हर संभव मदद देगी सरकार। और चारों धामों में जमकर हुई बर्फबारी। माइनस में पहुंचा तापमान। निचले क्षेत्रों में बढ़ी ठिठुरन। मौसम शुष्क रहने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। संजीव बालियान जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। यह योजनाएं और ये लोकार्पण और प्रारंभ होने वाली योजनाएं इतना ही पर्याप्त है डबल इंजन को बताने के लिए कि सारी योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भाइयों बहनों, बिना केंद्र की सरकार के सहयोग से हम इतने महत्वपूर्ण कार्य कर नहीं सकते हैं। ये तभी होता है जब दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार एक दिशा में चलने वाली सरकार हो, दोनों में आपसी सामंजस्य हो। जो केंद्र की सरकार करना चाहती है, राज्य उस दिशा में सोचे, और जो राज्य की आवश्यकताएं हैं, केंद्र उनको स्वीकृति प्रदान करे, उनको अनुमोदन प्राप्त देने का काम करे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करे। तब जाकर ठीक प्रकार से विकास का पहिया चलता है। और यह तभी संभव हो पा रहा है जब आज दोनों ही सरकारें, जिनको बनाने का काम आप सब लोगों ने किया है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं उत्तराखंड देवभूमि की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से केंद्र सरकार का विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भाइयों बहनों, उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे राज्य को प्राथमिकता दी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर केंद्र की सरकार का हमको सहयोग प्राप्त न हो रहा हो। भाइयों बहनों, हम जानते हैं पशुपालन कृषि के साथ उत्तराखंड के लाखों परिवारों की ये रीढ़ है। उनके परिवारों को चलाने का काम हमारा ये पशुपालन के माध्यम से होता है। हमारे प्रदेश में 80% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाला पशुपालन व्यवसाय न केवल उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि हमारे प्रदेश के संतुलित पोषण का भी एक आधार है। देखिए, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी एक गाय होती है, एक भैंस होता है। उसी से वो जहां अपने घर का ठीक प्रकार से पोषण कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है। और पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा प्रदेश, हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। मेरा मानना है कि पशुपालन व्यवसाय में निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य साधन हो सकता है। और उसके लिए जो योजनाएं हमारा पशुपालन विभाग लगातार कर रहा है, वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की डिजिटल क्रांति डेयरी के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व स्थिति में जा रही है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डेयरी पशुओं का भी बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है।
डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है। यह पेमेंट सिस्टम पूरे विश्व के डेयरी व्यवसायों के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकता है। भाइयों बहनों, जहां हम पशुपालन की बात करते हैं, आज औद्योगिक की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, हम जितने प्रकार की भी आज अपने उन्नयन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर हम जब तक अपनी मातृशक्ति यानी कि महिलाओं की बात न करें, जिन्होंने राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर धामी की कैबिनेट बैठक आज 12 बजे सचिवालय में होगी। बैठक का आयोजन, माफी चाहेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन पर माया का हमला। बीजेपी और आरएसएस अब नया शिगुफा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए पसमानदा सम्मेलन, ऐसा मायावती ने ट्वीट कर लगाया आरोप। बीजेपी की नीति, नियत, ट्रैक रिकॉर्ड किसी से नहीं छिपा। खबर में बात करेंगे, आज धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, कैबिनेट में कई अहम विषयों पर होगा निर्णय। लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन। सीएम खबर देहरादून से, जहां पर धामी की कैबिनेट बैठक आज 12 बजे सचिवालय में होगा बैठक का आयोजन। तो खबर देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की आज बैठक का आयोजन 12 बजे सचिवालय में होगा। कैबिनेट में कई अहम विषयों पर होगा निर्णय। नकल विरोधी विधेयक लाने के लिए विशेष चर्चाएं होंगी आज। महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण पर भी चर्चा। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। धामी की कैबिनेट बैठक आज 12 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन। देहरादून से खबर, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक, 12 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन। कैबिनेट में कई अहम विषयों पर आज होगा निर्णय। नकल विरोधी विधेयक लाने के लिए विशेष चर्चाएं होंगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। धामी की कैबिनेट बैठक आज दोपहर 12 बजे सचिवालय में होगी बैठक। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से विधानसभा में आयोजित होगा सत्र। राज्यपाल ने 29 नवंबर को 11 बजे से बुलाया सत्र। उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत
हाँ खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से विधानसभा में आयोजित होगा सत्र। राज्यपाल ने 29 नवंबर को 11 बजे बुलाया सत्र। उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से विधानसभा में आयोजित होगा सत्र। राज्यपाल ने 29 नवंबर को 11 बजे बुलाया सत्र। उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से विधानसभा में आयोजित होगा सत्र। राज्यपाल ने 29 नवंबर को 11 बजे बुलाया सत्र। उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा वर्ष के तीसरे सत्र की शुरुआत दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवती की हत्या के मामले में उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की चिंगारी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भी भड़क चुकी है। हरिद्वार जिले के रुड़की में मंगलवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और लव जिहाद का भी आरोप लगाते हुए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर बड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए सरेआम फांसी देने की मांग की है। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवती की हत्या के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रुड़की में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और विरोध रैली निकाली। भी धर्म में, किसी भी जाति में इसको कोई भी व्यक्ति इसका साथ नहीं देगा। आप देखिए ना, मेरे समाज में रहते हुए दूसरे समाज का व्यक्ति आकर झूठ बोलकर उसे कहता है कि मैं तेरे समाज का हूँ, उसे अपने साथ रखता है, झूठे वादे करता है और फिर उस बच्ची का मर्डर करता है और 35 टुकड़े करके उसने 15 दिन तक उसमें रखा। क्या उसके माँ बाप ने उसे यही शिक्षा दी थी? क्या इस धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों को लाओ और उनको मारो? ये बहुत जघन्य अपराध है। मेरा हिंदू भाई जाग चुका है। अब ये अपराध मैं सरकारी तौर पर भी, मैं अपनी सरकार से, मैं अपनी न्यायालय से ये अपनी दिल की संवेदना प्रकट करती हूँ कि आप कड़े से कड़ा दंड दें और ऐसा कानून बनाएं कि कोई व्यक्ति इस अपराध को करने के लिए 10 बार। इसमें कार्यक्रम चल रहा है लव जिहाद का, ये घिनौना अपराध है। ये लव जिहाद आतंकवाद है और इसके जो ये कुकृत्य करते हैं उनको घिनौना, ये जो घिनौना अपराध करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और ये फांसी की सजा भी 1 महीने में तय होनी चाहिए और जिससे इन्हें चौराहे पर सूली पर टांगना चाहिए जिससे कि 10 आदमियों की और आंख खुले, आगे से लव जिहाद बंद हो। खबरों में बात करेंगे चमोली की, जहां से खबर मिल रही है कार के खाई में गिरने से 2 की मौत, 1 घायल। खबर चमोली से, कार में 3 व्यक्ति थे सवार। दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत, 1 गंभीर घायल। तो खबर चमोली से, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। लिंक रोड पर हुई सड़क दुर्घटना, मौके पर पहुंची राहत बचाव टीम।
सीओ कर्णप्रयाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, एक घायल। पूरे हादसे में बताया जा रहा है लिंक रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ये तस्वीरें आप देखिए चमोली की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत और एक युवक घायल बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर सीओ और पुलिस पहुंच चुकी है। लिंक रोड की यह पूरी घटना बताई जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, चमोली में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आती है जिसमें 2 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। आखिर हादसा घटित होने की वजह क्या रही? चमोली के गैरसैंण के जो ये लिंक मार्ग जाता है आदिबद्री भरतपुर सुगर रोड पर, ये एक जो वैगनर कार है इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और एक घायल है। बताया जा रहा है कि 3 और लोग ये स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात थे, जिस वजह से यहाँ पे शोक का माहौल बना हुआ है। जी अनिल, बात की जाए घटना जो घटित हुई उसकी वजह क्या रही? रॉन्ग साइड रहे, डिवाइडर रही, क्या वजह मानी जा रही है पूरे घटनाक्रम को? अमूमन जो लिंक मार्ग होते हैं वहाँ पे अब कह सकते हैं कि सड़कों की स्थिति कई जगहों पे दयनीय है और सुबह के समय में कई बार जो यहाँ पे कोहरा भी लग जाता है। कह सकते हैं कि अभी सड़क दुर्घटना की जांच की जा रही है। यहाँ पर जो कर्चा के सीओ अमित सैनी है वो भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस द्वारा और अन्य प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। जी अनिल, घायल युवक की अभी हालत कैसी बताई जा रही है? घायल को उपचार के लिए चिकित्सा केंद्र में ले जाया जा रहा है। जी चलिए अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें चमोली में भीषण सड़क हादसा सामने आया है जहां पर कार दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। लिंक रोड की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने लैंसडाउन क्षेत्र की पटवारी वंदना टमटा पर बड़ी कार्यवाही करते हुए लैंसडाउन पटवारी को वायरल ऑडियो मामले में निलंबित कर दिया है। जबकि इसी प्रकरण पर कानून गौ रमेश रावत का तबादला घूमाकोट तहसील कर दिया गया है। दरअसल लैंसडाउन पटवारी वंदना टमटा द्वारा लैंसडाउन के स्थानीय व्यापारी से सियत प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में 3000 रुपए फोन कॉल कर मांगे गए थे। लैंसडाउन पटवारी और स्थानीय व्यापारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही गंभीर प्रकरण का संज्ञान जिलाधिकारी ने आशीष चौहान ने तत्काल ही लिया है और लैंसडाउन एसडीएम से प्रकरण की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं अब एसडीएम की जांच रिपोर्ट मिलते ही जिलाधिकारी ने लैंसडाउन पटवारी वंदना टमटा को निलंबित कर दिया है। जबकि कानून गौ का तबादला भी किया गया है। पटवारी वंदना टमटा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी वायरल ऑडियो में किया गया था। इस संबंध में जैसा मैंने पहले भी बताया कि उप जिलाधिकारी लैंसडाउन से इस संबंध में आख्या मांगी गई और उनकी आख्या के बेसिस पे अभी पटवारी को निलंबित करते हुए इसमें एक जांच हमारी हो रही है जिसमें कानूनगो को ट्रांसफर किया गया और पटवारी इसमें निलंबित है। उप जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से इसमें जांच की जा रही है। देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है जिसकी शुरुआत हरिद्वार जनपद से होगी। प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आगामी 21 नवंबर से मंगलोर क्षेत्र से 3 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार जिंदाबाद पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मंगलोर उद्दल हेड़ी में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के यहां पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र रावत व प्रदेश किसान कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को जोड़ रहे हैं। प्रदेश में भी हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनपद हरिद्वार के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक भी हिस्सा लेंगे। किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की जाएगी। किसानों को 400 रुपए से अधिक गन्ना का मूल्य घोषित किए जाने, बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने व पंचायत चुनाव में
भारत जोड़ो यात्रा का नाम से ही साबित होता है, भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिख के दिया है, उस संविधान को जो ये तोड़ रहे हैं, इन तोड़ने वालों के खिलाफ ये यात्रा है। 21 तारीख से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा से उदलहेड़ी से शुरू करेंगे और ये सराय में जाके खत्म होगी। यात्रा माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में निकल रही है। 21 तारीख से शुरू होगी। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें जीते हुए प्रतिनिधियों को हराया गया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं थे उन सभी को हराया गया और जबरदस्ती हराया गया और उन्होंने अपनी जीतने का प्रमाण पत्र मांगा तो उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। ये मुकदमे और यहाँ पर जो सड़कें गड्ढा युक्त हो रही हैं, गन्ने का मूल्य 400 रुपये होना चाहिए, इन सब को लेकर माननीय हरीश रावत जी यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। कांग्रेस विपक्ष पार्टी है तो जनता का ख्याल कांग्रेस रख रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नगर पर्यटन स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों में इधर उधर बिखरे कूड़े और मौके पर आवश्यकता से कम कर्मचारियों की उपस्थिति पर उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें, अन्यथा अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा तय की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर ने पालिका खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ एक टीम बनाकर चालानी कार्यवाही करने के आदेश दिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो पहली बात ये है शहर में कि जिस कंपनी को डोर टू डोर कलेक्शन का काम दिया गया है, ये 11 लाख रुपए एक महीने में लेती है और सारे घरों से डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली बात तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि जो इनका मैंडेट है वो नहीं हो रहा है। दूसरा इशू ये है कि ये निर्देशित मैंने अपनी वीसी में किया था कि जो कूड़ा डालने के अनौपचारिक स्थान हैं जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, इनको फेज वाइज ख़त्म होना चाहिए। और अगर वाकई डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है तो कूड़ा स्थल साथ में चले, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। इनको पालिका से मैंने कहा है कि कितने इनकी संख्या है और हर 15 दिन में ये कितने स्पॉट्स कम करेंगे, ये मुझे बता दें। दूसरा मसला ये है कि ओपन एरिया में जो स्ट्रीट क्लीनिंग होती है या रोड स्वीपिंग होती है, 2 पालियों में होती है। इसमें कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई वो मौके पे नहीं होते। कोई जेब में छुट्टी की एप्लीकेशन लेके घूम रहा होता है। आज भी यहाँ पे 20 लोग को होना चाहिए था, लेकिन 5 ही हैं। खबर मंगलोर से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित टीम ने मंगलोर के केवल कन्या पाठशाला में कानून प्रस्तावित बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने पर लोगों से राय जानी गई। प्रस्तावित बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों से विचारों को सुना जा रहा है। व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों से प्रदेश के हर व्यक्ति को स्पर्श करेगी। इस कानून को लागू करने से पहले गठित टीम का निर्णय है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर लोगों से संवाद कर उनकी राय जानी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर एवं जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टी के लिए चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापान प्रतिनिधिमंडल जापानी भाषा में शुरुआत कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जापान से सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सांसद एवं फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी, भारत जापान दूतावास के उप प्रमुख कुनिहिको कावजू, फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी
जनरल मनीष सिंघल, सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, वीपीआरसी पुरुषोत्तम, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा आदि उपस्थित रहे। आज जहां हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है कि हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि आगे बढ़ेंगे इसमें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।